बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट्स क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। मेजरमेंट्स का मतलब है क्वांटिफिकेशन। अब ये क्वांटिफाई करना क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को आप नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। जिस तरह आप मैथ्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ के मैथ्स को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने मैथ्स को क्या किया, आपने उसकी मेजरमेंट कर ली। तो मेजरमेंट्स क्या है, बेसिकली किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करना, उसको नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस करना। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, मतलब उन तमाम क्वांटिटीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें मास, लेंथ, टाइम, इन तमाम क्वांटिटीज को आप बड़ी आसानी के साथ क्वांटिफाई या उनको मेजर जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बेटा यूनिट्स क्या चीज़ें हैं, अब उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जिनसे हम उन चीज़ों को मेजर करें। अब जिस तरह हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स हमारे पास हैं स्टैंडर्ड्स टू मेजर। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनके साथ हम किसी चीज़ को रिलेट करके उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट्स हमारे पास क्या हुए, स्टैंडर्ड्स टू मेजर, कि ऐसे स्टैंडर्ड्स कि जिनके साथ चीज़ों को रिलेट करके हम उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब उनको नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। अब यूनिट में पहली चीज़ हमारे पास ये बेस। ये बेस क्या है, क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं और उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब ये जो बेस है, ये लफ्ज़ बेसिक का आप याद रखें, फाउंडेशन। जिस तरह अगर हम बात करते हैं तो ABC, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सब की फाउंडेशन क्या है, वो ABC है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसके बाकी वर्ड्स की फाउंडेशन है। इस तरह जब हम मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो बेस क्वांटिटीज क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये उनकी बेस है, उनकी फाउंडेशन है। ठीक है, तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और ये एक दूसरे पर भी डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं तमाम। ये क्या, ये हमारे पास कौन सी है, बिल्कुल फाउंडेशन वाली है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरफ, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जिस तरह आपने पढ़ा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये बेस यूनिट से मिलके बने हुए होंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी हैं ये सारे फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव हुए होते हैं। ये बजाते खुद नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होके हमारे पास आते हैं। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज बेसिकली अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम बात करें तो देखें ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी हमारे पास शेप्स होती हैं। अब उन शेप्स को किस तरह से मेजर किया जाए, अब उनकी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स बनाए गए उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इनसे हम कौन सी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, इनसे हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो यहां पर जो हम मेजरमेंट करेंगे वो हमारे पास कौन सी होगी, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक अलग से यूनिट थे, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को हम इनसे मेजर कर रहे होते थे। लेकिन 1995 में जो हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट्स की, तो उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बाकायदा ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इससे पहले एक अलग से कैटेगरी थी जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद 1995 के बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कंप्लीटली ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर जो है उनको ऐड अप कर दिया था। ठीक है जी। अब इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, चूंकि ये शेप से मुतालिक हैं, ज्योमेट्रिकल शेप से मुतालिक हैं, तो इनको समझने के लिए हमें अब कुछ क्वांटिटीज या कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज सर्कल। सर्कल को अगर हम समझ जाएंगे तो हम बाकी चीजों को मेजर कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन।
अब प्लेन क्या चीज़ है, ये 2 डायमेंशनल एक सरफेस होगी हमारे पास, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस। अब ये इक्वी डिस्टेंस का जो वर्ड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास होगा। तो जब हम बात करेंगे इक्वी डिस्टेंस की, तो अगर आप इस लाइन को, ये जो पूरी हमारे पास लाइन है, अगर इसको डॉटेड लाइन में शो किया जाए, ये जो मैंने डॉट्स यहां पे शो किए हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से, अगर हम इस सेंटर से बात करें तो इन सब का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो इनको हम कहेंगे इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा। ये जो इसका रेडियस है इक्वी डिस्टेंस के, हर पॉइंट क्या है, इस सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में आ रहा है। और जो हमारा फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, कि ये हमारे पास क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, ये सर्कल का सेंटर हुआ। और जो इक्वी डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दैट इज आर, द रेडियस। अब ये जो सर्कल है, अगर इसमें आपको रेडियस का पता चल जाए, रेडियस अगर आपको नोन हो, तो आप बाकी बहुत सारी क्वांटिटीज, या आप यूं कह लें कि आप पूरे सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं कि भाई सर्कल के अंदर एरिया कितना है, सर्कमफ्रेंस कितना है, ये सारी चीजें कितनी हैं। बस है आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ क्या चीज है, अगर हम इस सर्कल पे कोई छोटा सा एक पैच लेट कर लें, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्कल, स्मॉल सेगमेंट अगर हम ये लेट करें, इस तरह मैंने ए से बी तक एक सेगमेंट लेट किया है, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। किसके साथ, एस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं ए को और बी को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक लाइन के थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल से मिला दूं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसको हम थीटा एंगल कहते हैं, और ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल होता है। बिकॉज सर्कल जो है ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, एक प्लेन में लाई कर रही है। तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है ये कौन सा होगा, ये 2 डायमेंशनल एंगल होगा हमारे पास, ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास आर्क लेंथ हो गई। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि सर्कमफ्रेंस, इसका पता भी आपको होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस क्या है। अगर मैं इस पूरे सर्कल जो मेरे पास है, अगर मैं इसको कहीं से तोड़ के इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में रख दूं, तो जो इसकी कंप्लीट लेंथ है, जो इस सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है, वो मेरे पास क्या है, वो सर्कमफ्रेंस है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कुलर पाथ, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और किसी भी सर्कल के लिए ये 2 पाई आर के बराबर होगा। किसी भी सर्कल के लिए उसका सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के बराबर होगा। और इसी तरह इस सर्कल का जो कंप्लीट एरिया है, जो एरिया इसने ऑक्युपाई किया हुआ है, वो किसके बराबर होगा, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि हमें अगर आर के बारे में पता हो तो हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बारे में बता सकते हैं, हम सर्कल के एरिया के बारे में बता सकते हैं। तो आर वो क्वांटिटी है जो कि हमें सर्कल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। अब यहां पर जो वर्ड पाई यूज हुआ है, ये पाई क्या चीज है हमारे पास, ये पाई की अगर हम बात करें तो पाई हमारे पास 3.14, तो ये वैल्यू कहां से आई, ये बेसिकली सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम डायमीटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 3.14, और इस चीज को हम फिर पाई का नाम देते हैं। तो पाई हमारे पास बेसिकली क्या है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। जैसे देखें सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर है, और डायमीटर जो कि हमारे पास, डायमीटर क्या होता है हमारे पास, अगर उसकी बात करें तो सर्कल में 2 पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरे, तो सर्कल के सेंटर में से अगर गुजरेगी तो वो 2r के बराबर हो जाएगी, वो 2 रेडियस हमारे पास हो जाएंगे। तो 2r जब इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पाई की वैल्यू बन जाती है, ठीक है जी। तो ये वो क्वांटिटीज हैं या वो चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि अब हम जब सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इन तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है हमारे पास स्फीयर। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर क्या चीज है। तो स्फीयर हमारे पास है एक 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं फुटबॉल की। अब फुटबॉल में देखें डिफरेंट पैचेस आपके पास बने हुए होते हैं, और उन सब पैचेस से मिलकर एक कंप्लीट सरफेस बनती है, और वो एक 3 डायमेंशनल चीज हमारे पास बनती है। उस चीज को हम कहते हैं स्फीयर। जिस तरह आप देखें, ये हमारे पास एक बोर्ड पे मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया हुआ है। अगर यहां पर एक पैच है जिसको मैंने यहां से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, अगर हम इस पैच की बात करें
ठीक है। तो ये पैच इस सेंटर के साथ, ये जो सर्कल का सेंटर बनेगा यहाँ पे, स्फीयर का सेंटर जो बनेगा, उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल कौन सा होगा, वो आप देखें तो वो एंगल इस फॉर्म में होगा, और ये हमारे पास कौन सा है, ये 3 डायमेंशनल एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको हम 3 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। अब अगर आप इसमें यहां पर देखें, सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर्कल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, ये जस्ट एक आर्क लेंथ है जो उस एंगल को बना रही है। लेकिन अगर हम यहां इस स्फीयर में देखें तो वो एक पूरा एरिया है, वो एक पैच है, जो कि हमारे पास यहां पर क्या एंगल बना रहा है, एक 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा है। इसको हम कोनिक एंगल भी कहते हैं, कि जो कोन शेप का हमारे पास एंगल बन रहा होता है, इसको हम 3 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। अब जो फुटबॉल है, अगर आप देखें तो ये अंदर से खाली होता है, तो ये हमारे पास कौन सा जी, हॉलो स्फीयर है। और अगर हम वाटरमेलन, तरबूज की बात करें, तो वो जो कि अंदर से सारा फिल्ड हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड स्फीयर। अब अगर हम ये जो फुटबॉल के ऊपर जितने पैचेस हैं, इन सब का जो सरफेस एरिया है, अगर इसको देखना चाहें कि हमारे पास कितना एरिया है, तो उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, कि उस स्फीयर के ऊपर टोटल एरिया है वो हमारे पास कितना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है 4πr², ये फार्मूला उसके लिए यूज होता है। और अगर हम ये देखें कि ये जो 3 डायमेंशनल सरफेस है, इसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास 4/3πr³, ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो रेडियस का बहुत बड़ा अमल दखल है, कि अगर हमें रेडियस पता है तो हम उस स्फीयर के एरिया के बारे में बता सकते हैं। अगर हमें रेडियस पता है तो हम उस सरफेस का, स्फीयर का वॉल्यूम भी बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें स्फीयर या सर्कल, इनमें से रेडियस का अगर पता चल जाए, तो हम उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज को बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। सप्लीमेंट्री यूनिट्स किन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था एंगल्स का, तो यहाँ पर 2 किस्म के एंगल्स के लिए हम यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट है रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल को हम 2D कहते हैं, कि ये एक सर्कल के अंदर ये एंगल बनता है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ, इसको डिनोट करते हैं थीटा के साथ। फिर हम कहते हैं कि 2 डायमेंशनल एंगल क्या है, ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, कि एक आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। जिस तरह अगर हम यहां पर गौर करें तो ये जो मेरे पास एक आर्क है, जिसको मैंने ए से बी तक ड्रॉ किया हुआ है, ये एक आर्क एस है। अगर इस आर्क के दोनों एंड्स को मैं सेंटर ऑफ सर्कल के साथ जोड़ दूं, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये 2 डायमेंशनल एंगल है, इसको हम 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। फिर इस 2 डायमेंशनल एंगल को, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो यूनिट है उसको हम पढ़ते हैं, वो ग्रेडियन है। तो ग्रेडियन हमारे पास क्या है, ये 400 पार्ट ऑफ द सर्कल जो है वो ग्रेडियन कहलाता है हमारे पास। ये है कि हमारे पास अगर कंप्लीट सर्कल है, जिस तरह अगर मैं यहां से चलूं और इस कंप्लीट सर्कल को ट्रैवल करते हुए यहां तक आऊं, तो ये कंप्लीट सर्कल है। अब इसको अगर मैं 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं, और इस एक पार्ट को अगर मैं 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये अगर पूरे 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह 100 में ये हो जाएगा, 100 पार्ट में ये हो जाएगा, 100 पार्ट में ये हो जाएगा, और 100 में ये हो जाएगा। तो ये चारों मिलकर कितने बनाएंगे, 400 इक्वल पार्ट्स जो है बनाएंगे। तो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो हमारे पास है कहलाएगा, वो ग्रेडियन कहलाएगा। और ये एक ग्रीक लेटर है हमारे पास, गुनिया, जिससे ये ग्रेडियन निकला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आता है डिग्री, डिग्री का यूनिट हमारे पास आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास एक चीज मौजूद है, ग्रेडियन अगर यूनिट मौजूद है, तो फिर हम डिग्री की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसके हवाले से बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी जो काफी ऑथेंटिक भी लगती है वो ये है कि अगर हम ग्रीक कैलेंडर पर जरा गौर करें, तो ग्रीक कैलेंडर के अंदर 30 डेज पर मंथ होते हैं। तो अगर हम एक साल के अंदर दिन निकालें तो वो 360 डेज बनते हैं। तो इस चीज को देखा गया कि अगर यहां पर सन है और हमारी जमीन इसके गिर्द घूम रही है, तो वो जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी, उसके अंदर उसको कितने 360 डेज लगेंगे। तो ये साइंटिस्ट ने देखने की कोशिश की कि जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द एक दिन के अंदर कितना एंगल कवर करती है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम डिग्री में उसको मेजर किया गया। तो दैट्स व्हाई कि इस डिग्री को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां पर हमारे पास 90, यहां पर हमारे पास 90, यहां पर 90 और यहां पर 90। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। तो जो एक पार्ट है वो हमारे पास एक डिग्री कहलाएगा।
अब डिग्री से छोटे यूनिट भी हैं हमारे पास, तो अगर हम बात करते हैं कि एक डिग्री में देखें तो हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट के अंदर चूंकि 60 सेकंड होते हैं तो फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और वो कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। अब इस तरह अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी रेडियन, और आज का हमारा टॉपिक भी रेडियन है। तो रेडियन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ग्रेडियन भी है, डिग्री भी है, तो फिर हम रेडियन की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाई रेडियन? तो जिस तरह हमने पहले बात की थी सर्कल में, जब हम बात कर रहे थे तो सर्कल में हम कह रहे थे कि अगर हमें रेडियस के बारे में पता चल जाए तो उसकी तमाम चीजों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब रेडियस उसकी आइडेंटिटी है, उससे हमें हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंगल में यहां पर पार्ट्स के हवाले से, यहां पर हम रेडियस के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। तो फिर यहां पर जो रेडियन यूनिट है ये बेसिकली रेडियस के साथ लिंक कर रहा होगा, ये बेसिकली किससे लिंक कर रहा है? रेडियस के साथ लिंक कर रहा है। तो यहां पर ये फिर इसको ऐसा यूनिट माना गया, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये रेडियन क्या होता है हमारे पास। तो देखिए जी, 1 रेडियन, अगर हम 1 रेडियन की बात करते हैं, इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by an arc of length equal to the radius of that circle। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ये जो आर्क मैं लेट कर रहा हूं, जो कि मेरे पास एंगल बना रहा है, अगर इस आर्क की लेंथ ये जो s है, अगर ये इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब देखें अगर हम इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ सर्कल तक आते हैं तो जो लेंथ है ये रेडियस है हमारे पास। तो अगर इस आर्क, ये जो एस आर्क में ले रहा हूं, अगर इसकी लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना होगा? दैट वुड बी 1 रेडियन। ये बात दोबारा सुन लें कि अगर ये जो मेरे पास आर्क है इसकी लेंथ, ठीक है, ये अगर रेडियस के बराबर हो जाए, लेंथ दोनों की बराबर हो जाए, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो देखिए जी, एंगल इन रेडियन को हम डिफाइन करते हैं कि ये हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आर्क लेंथ को अगर हम रेडियस पे डिवाइड करें तो हमें ये जो एंगल है वो रेडियन के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, अब यहां पर ये चीज है कि थीटा एंगल हमारे पास रेडियन में s डिवाइड बाय r, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो जहां पर हमने बात की थी कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर क्यों ऐड किया गया, तो उसकी रीजन ये है कि यहां पर देखें तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये 2 क्वांटिटीज से मिलकर बना, तो इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स को किस में ऐड कर दिया गया? ड्राइव्ड यूनिट्स में ऐड कर दिया गया। अब अगर यहां पर आप देखें थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, एस इक्वल टू आर थीटा, ये तो इक्वेशन हमारे पास बन गई। लेकिन अगर हम 1 रेडियन की बात करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बात की कि अगर मेरे पास आर्क लेंथ जो है अगर वो किसके बराबर हो जाए? अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए तो थीटा मेरे पास कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। तो आप इसको देखें कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर है। अब एस किसके बराबर है? अगर एस आर के बराबर है तो आर डिवाइड बाय आर, तो थीटा यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट वुड बी 1 रेडियन। तो थीटा हमारे पास 1 रेडियन के बराबर बन जाएगा। तो इस बात का हमें अंदाजा हुआ कि भाई ये आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो ही हमारा एंगल जो है थीटा वो किसके बराबर होगा? वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अब ये तो हमने 1 रेडियन की बात की, लेकिन क्या पूरे सर्कल जो है उसके अंदर हमारे पास कितना रेडियन होगा? इस चीज को भी जरा हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक कंप्लीट सर्कल की बात की जाए तो कंप्लीट सर्कल की अगर बात की जाए तो ये जो आर्क हम एस की बात करें, ये लेंथ है ना, तो यहां पर हमने बात की थी कि ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है? वो सरकमफ्रेंस के बराबर है, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां बात करूं फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर कंप्लीट सर्कल के लिए बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल में ये बात याद रखिए कि जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो वो किसके बराबर है? वो तो 2 पाई आर के बराबर है। तो अगर हम अब फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं थीटा एस डिवाइड बाय आर, अब अगर यहां पर वैल्यूज देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जो हमारे पास है वो कितना बन जाएगा? वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो कंप्लीट एक सर्कल के अंदर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो 2 पाई रेडियन के बराबर बनेगा।
ठीक है जी। और अगर हम इसको रेडियन में देखना चाहें तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 6.28 रेडियन। कि अगर आप यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो थीटा हमारे पास 6.28 रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो ये भी यहां से आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 6.28 रेडियन हमारे पास होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो वन रेवोल्यूशन की बात होगी कि एक कंप्लीट, एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और दोबारा इस पॉइंट तक आए तो एक रेवोल्यूशन पूरा हुआ। अब एक रेवोल्यूशन के अंदर इतने रेडियन है हमारे पास, तो इसको भी लिख लेते हैं कि वन रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो वन रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई डिग्री और रेडियन का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो आप देखें वन रेवोल्यूशन में हमारे पास कितने होंगे, 2 पाई रेडियन। और इसी तरह डिग्रीज की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितनी है, वो 360 डिग्रीज हैं। तो यहां से 1 रेडियन, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूंगा तो 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। और अब ये आंसर किस में आएगा, ये डिग्रीज में आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 रेडियन के अंदर 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, वो किसके बराबर है, 57.3 डिग्री के बराबर है। तो यहां से तो हमें ये अंदाजा हुआ कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। लेकिन हमने ये देखना है कि 1 डिग्री के अंदर अब कितने रेडियन हैं। तो 1 डिग्री के अंदर, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर लेते हैं कि 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है जी। तो यहां से बेटा 1 डिग्री दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। और यहां पर अब हमारे पास जो है ये वैल्यू रेडियन के अंदर आएगी। तो 1 डिग्री, अब आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये कितना होगा, ये हमारे पास है 0.0 और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1745, 0.01745 रेडियन। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री ये हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये हमें 0.01745 रेडियन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहां से देखें कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री है और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन के बराबर है। तो यहां से हमें अंदाजा चला कि भाई 1 रेडियन के अंदर इतने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं। अब यहां पर हम इसकी 2 एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज देखें जी, ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और यहां पर फ्रेंड्स बैठे हुए, 8 दोस्त बैठे हुए। इस पिज़्ज़ा को उन्होंने 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक दोस्त के हिस्से में कितना पिज़्ज़ा आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सर्कल है और कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पर्सन के हिस्से में कितना आएगा जी, हमारे पास है 2 पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन, इतना हो जाएगा ना। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास पाई डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। तो एक पर्सन के हिस्से में पाई बाय 4 रेडियन जो है वो आएगा। और ये हमारे पास कितना होता है, 0.785 रेडियन, ये एक पर्सन का हिस्सा जो है यहां से आ गया। अब इसी तरह अगर हम क्लॉक को देखें तो मैं आपसे कहूं कि 4 o'clock है और अब आप मुझे बताएं कि इन 2 सुइयों के दरमियान कितना एंगल जो है बन रहा है, रेडियन में आपने बताना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक कंप्लीट सर्कल, अगर 12 से 12 तक की बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। तो अब इनको हमने इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले तो हम एक पार्ट का देख लेते हैं, उसके बाद 4 को देख लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा जी, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन। ये मैं आपको 1 आवर का टाइम बता रहा हूं अभी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये तो एक 1 o'clock के लिए है, हम अब 4 के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट के लिए और हमने 4 पार्ट का देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन। तो यहां पर आप इसमें
पाई की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके पास 2.09 रेडियन के बराबर आएगा। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पिज़्ज़ा के हवाले से, किसी भी सर्कुलर शेप के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें आपने एंगल फाइंड करना हो, तो आप इस तरह से इन एग्जांपल्स की मदद से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टीरेडियन। ठीक है, अब यहां पर हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे। सॉलिड एंगल हमारे पास कौन सा होता है? ये 3 डायमेंशनल एंगल है। जिस तरह आपने इससे पहले एक शेप पढ़ी जिसको हमने स्फीयर का नाम दिया था, तो स्फीयर क्या था? वो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सरफेस थी। अब ये 3 डायमेंशनल सरफेस, इस तरह आप ये लेट करें कि ये अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, आपने इसमें फुटबॉल की एग्जाम्पल देखी थी, आपने इसमें वाटरमेलन की एग्जाम्पल देखी थी, तो अगर उसके सरफेस पे अगर एक पैच लेट किया जाए और वो जो एंगल सेंटर के साथ बना रहा होगा, उस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल, और इस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा उसको हम कहेंगे स्टीरेडियन। ठीक है जी, और ये 3 डायमेंशनल के अंदर ये एंगल आएगा। अब इसका भी रेडियस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उसको जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आइए जी इसके डेफिनेशन को जरा देखते हैं। तो हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय अ सरफेस, एक सरफेस है जिसका एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। कि अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये टॉप पर जो एरिया है, अगर इसका ये जो कंप्लीट एरिया है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो हमारे पास एरिया है, अगर ये सारा का सारा एरिया आर के स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब जो इसका रेडियस है अगर इसके स्क्वायर के बराबर ये एरिया हो जाए, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो एंगल हमारे पास कितना होगा? वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। ये बात जरा दोबारा देख लें कि अगर यहां पर जो पैच हमारे पास बन रहा है, उसकी अगर हम बात करें, जो पैच हमारे पास बन रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है अगर ये आर के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यहां पर बनने वाला एंगल कितना होगा? 1 स्टेरेडियन। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटरमेलन की। जो वाटरमेलन घर में लेके आते हैं उसके अंदर एक कट लगा हुआ होता है, अगर उसी को आप एक सर्कुलर फॉर्म में काट लें और उसको बिल्कुल सेंटर तक ले जाएं, तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमारे पास सॉलिड एंगल बनेगा। या कॉर्नेटो की एग्जांपल आप देख लें, वो क्या है? वो भी आपके पास एक सॉलिड एंगल ही है। अब ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब इसका जो फार्मूला है वो ओमेगा एरिया ऑफ पैच, ये जो हमारे पास एरिया आ रहा है पैच का, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस पैच के एरिया की बात करूं, तो यहां पर मेरे पास इस पैच का एरिया कितना आ रहा है? वो तो आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और रेडियस, तो यहां से अगर मैं इसके लिए ओमेगा की बात करता हूं, तो एरिया ऑफ पैच किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर, और डिवाइड बाय यहां पर आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एंगल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो यहां से पता चला कि भाई अगर ये सरफेस एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो बनने वाला एंगल कितना होगा? वो 1 स्टेरेडियन होगा। अब अगर ये तो मैंने एक पैच की, ये 1 स्टेरेडियन की बात की। अब अगर मैं इस पूरे स्फीयर को देखना चाहूं कि इसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो अब यहां पर तो एरिया मेरे पास आर स्क्वायर था, लेकिन अब यहां पर चूंकि बेटा मैं पूरे स्फीयर की बात करने जा रहा हूं, जब मैं पूरे स्फीयर की बात करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे जो मेरे पास एरिया ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर है? वो है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अब अगर मैं यहां पर ओमेगा की इक्वेशन यूज करूं, स्टीरेडियन की इक्वेशन, तो वो एरिया ऑफ पैच, तो अब पैच तो मैं नहीं ले रहा, मैं तो पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो ओमेगा है ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कंप्लीट स्फीयर के लिए बात करते हैं तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? वो 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर आएगी। तो एक स्फीयर के अंदर कितना एंगल होगा? वो 1 स्टीरेडियन के बराबर होगा। ये किसी भी क्लोज सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो क्लोज सरफेस के अंदर जो एंगल होगा वो हमारे पास 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर आएगा। अब इसी तरह अगर हम यहां पर हेमिस्फीयर की बात करें, जो कि हाफ स्फीयर है हमारे पास, ठीक है जी, अब अगर इसके एरिया की बात करें, वैसे तो सिंपल भी आप कर सकते हैं कि आप इस 4 पाई स्टीरेडियन को डिवाइड बाय 2 कर दें, क्योंकि ये इसका जो एरिया है वो इसके हाफ के बराबर होगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें कि जो ओमेगा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हमारे पास 2 पाई स्टीरेडियन के बराबर आ जाएगा अगर हम इसको देखें कि इसको डिवाइड बाय 2 किया जाए। लेकिन अगर हम इसके दूसरा अल्टरनेट मेथड ये है कि अगर हम इस पूरे का एरिया देखें
तो एरिया भी चूंकि स्फीयर के हाफ में ही आ रहा है तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो इसके हाफ के बराबर है। तो इसी तरह अगर हम यहां पर ओमेगा की बात करेंगे तो एरिया ऑफ पैच कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और यहां पर कितना रह जाएगा, 2 पाई स्टेरेडियन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसका एंगल हमारे पास कितना बनेगा, ये 2 पाई स्टेरेडियन होगा हमारे पास।